हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का लेक्चर जो है 56 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 56। तो अभी तक हमने जैसे 55 लेक्चर्स लाए हैं और जो आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप DSSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSB लाइब्रेरियन का, फिर यूजीसी नेट हो गया, KVS, NVS, इस तरह के लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम का, या स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज का, तो ये सब आपको एक लेक्चर्स हर जगह काम आएंगे। और अगर आप जैसे बैचलर्स कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस में, मास्टर्स कर रहे हो या PhD कर रहे हो, तब तो ये लेक्चर्स आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपको एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, ओवरऑल क्वालिटी हो गया, या फिर जो कोई भी, अगर मान लो कि कोई प्रोसीजर है किसी चीज़ का, तो वो मतलब प्रोसीजर को और बेटर कैसे बनाओगे, है ना। तो ये पूरा सिस्टम ही आप अगर इम्प्रूव करते हो सारा का सारा, तो उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच एम्ड एट इनहांसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका लाइब्रेरी है तो वो भी, अगर आप उसे एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हैं, तो आप लाइब्रेरी का क्वालिटी कैसे आप इंक्रीज करोगे, तो वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, पूछा जाता है हर जगह लाइब्रेरी साइंस में, तो वो कैसे करोगे आप। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेज ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ऑल प्रोसेसेस। समझ गए, इसमें मेन जो है आपका टर्म ये है आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, है ना। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है, तो ये आपका ये है। देखो, जैसे आप अगर किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 1 महीने तैयारी करो, 3 महीने के लिए छोड़ दो, आप सारा भूल जाओगे। फिर से आपको सारा चीज़ रिवाइज करना पड़ेगा, फ्रॉम डेट्स टू टर्म्स, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, डेफिनेशन, सब चीज़। तो वही कह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रोज़ जो है कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, कि आप कांटेक्ट में रहे। तो और धीरे धीरे जो है, आप अगर टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, ये सब कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना। तो धीरे धीरे आपको खुद को इम्प्रूव करते करते, रोज़ इम्प्रूव करते करते, आपको खुद पता होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दिए होगे तो आप खुद को जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे। तो इसमें ये है कि ये जो है आपका जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। समझ गए। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेज ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन ऑल प्रोसेसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। समझ गए, ऑल प्रोसेसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट और एक्सीड यूजर एक्सपेक्टेशन। कि यूजर का जितना एक्सपेक्टेशन है उससे आपको बेटर करके देना है। कि आपको लाइब्रेरी भी अगर बनानी है, तो यूजर जितना सोच के लाइब्रेरी में घुसता है कि इतना मेहनत लगेगा, तो आपको उससे बेटर मॉडल, आपको लाइब्रेरी को जैसे सिस्टमेटिकली बेटर चलाना है, कि सारा काम जो है यूजर सेटिस्फाइड रहे, या उससे भी ज़्यादा मतलब ओवर सेटिस्फैक्शन आप दे सको। The concept emerging in the 1980s and has since been applied in various sectors including libraries। तो चलो देखते हैं की कंसेप्ट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है मेन आपका क्या क्या कंसेप्ट आता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले है कि कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स। की लाइब्रेरी यूजर्स की नीड क्या है। मान लो कि आपका स्कूल लाइब्रेरी है और उसमें आप जो है बहुत एडवांस नॉवेल्स हो गया, या फिर क्वांटम फिजिक्स का आप जैसे बुक जैसे रख देते हैं, या फिर मेडिकल के बुक्स रख देते हैं, इंजीनियरिंग के बुक रख देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यूजर जो है आपका पैटर्न जिसको कहते हैं लाइब्रेरी टर्म में, उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप दे ही नहीं रहे हो, फालतू का चीज़ सब दे रहे हो। तो वही कहा जाता है कि कस्टमर को जो है आपको सबसे पहले फोकस में रखना है। अब देखो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ऑन गोइंग एफर्ट टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड प्रोसेसेज। समझ गए कि आपको जो भी सर्विस है, प्रोसेस है, वो सबका जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। अब देखो, टोटल इन्वॉल्वमेंट, कि इसमें आप कुछ भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, जैसा मैंने बताया कि हर एक स्टेप को, हर एक चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। तो वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने
एम्प्लॉयज़ हैं उसको आपको सारे लोगों को इसमें जो है प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा। देखो टोटल इन्वॉल्वमेंट है एंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स इन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस। देखो प्रोसेस सेंटर्ड होगा ये, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग लाइब्रेरी प्रोसेसेस टू इन्हांस सर्विस क्वालिटी की आप जो है प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम कोऑर्डिनेटिंग ऑल लाइब्रेरी एक्टिविटी टू इंश्योर दे अलाइन विद द ओवरऑल क्वालिटी गोल्स। तो इसमें मेन बात यही है कि आपका जो भी गोल है उसमें जितने भी आपका मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक सिस्टम का पार्ट है ना, वो भी सिस्टम पे ही चल रहा है। तो वो सिस्टम में अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्रूव, समझ गए। तो आपको जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी कि जो है सब लोग जो है आपको सेम गोल की तरफ बढ़ सकें। अब देखो स्ट्रैटेजिक अप्रोच लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आप कुछ अपना गोल निर्धारित कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली कि मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल में जो है ये लाइब्रेरी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दूँ, समझ गए। तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी आप रख सकते हैं। अब फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग यूजिंग डेटा एंड एनालिसिस टू गाइड डिसीजंस। अब देखो डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करता है कि जैसे मान लो कि आपके लाइब्रेरी में जो है सो क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो हैं सो ज़्यादा आ रहे हैं 10th के स्टूडेंट्स, तो आप जो है एक तरह से ये आपको मतलब डेटा आप चेक करोगे तभी तो पता चलेगा कि जो है मतलब कौन से जो क्लास के स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा बुक्स इशू करवाए हैं। अब देख लो जैसे मान लो कि क्लास 5 होगा कोई क्लास 5, अब क्लास 5 का देख रहे हो कि 2 ही बच्चा बुक इशू कराया है, तो आपको जाके मतलब स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के बारे में बताना पड़ेगा, उनको मतलब सब चीज़ जैसे समझाना पड़ेगा कि देखो ये हमारे लाइब्रेरी में बुक्स हैं, और आपको लाइब्रेरी को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि 5th क्लास के भी बच्चे जो है आपके लाइब्रेरी को एंजॉय कर सकें। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही बात है कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग कि आपको पूरा फैक्ट बेस्ड डेटा बेस्ड आपको डिसीजन लेना है कि कहाँ पे आपको प्रोग्रेस करना है और कौन सा जो है ठीक चल रहा है कौन सा प्रोसेस। अब देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योरिंग क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन विद इन द लाइब्रेरी कि आपको अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि ये सिस्टम सही नहीं है आपको चेंज करना चाहिए, तो आपको क्रिटिसिज्म जो है अच्छे से लेनी है, तो इसलिए और कम्युनिकेट अच्छे से करना है ना, कि आप अगर कम्युनिकेट अच्छे से करोगे तभी जो है आपको रियल फीडबैक आपको मिल पाएगा कहीं भी। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या सिद्धांत पे जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लाइब्रेरीज का चलता है। तो लीडरशिप कमिटमेंट कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू क्वालिटी, कि ऐसा नहीं है कि जो आपका लाइब्रेरी का हेड हो वो कहे कि यार चल तो रहा है, बस एक लाइब्रेरी बस एक पार्ट है स्कूल का या कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, बस एक रहना चाहिए, बस एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। तो लीडरशिप जो है कमिटेड होना चाहिए लाइब्रेरी को बेटर बनाने में और लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन अच्छे से होने में। अब देखो यूजर ओरिएंटेशन, तो सर्विसेज शुड बी डिजाइंड विद द यूजर्स इन माइंड। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, जैसे 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। तो गवर्नमेंट अब की है कि जो है जितने भी आपके जैसे एक तरह से मतलब हाउसेज हैं जो कि आपके पब्लिश करते हैं, जैसे पब्लिशिंग हाउसेज बड़े बड़े मतलब जर्नल्स जो पब्लिश करते हैं, वो सबका जो है सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक बार में 8,000 करोड़ या 10,000 करोड़ कुछ है नंबर, उतने में सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसमें कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सबका बच्चा जो है अपने लाइब्रेरी से कांटेक्ट करके फ्री में पढ़ सकता है सारे के सारे। तो कोई भी जो मतलब कॉलेजेज अफोर्ड नहीं कर पाते थे मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह ऑनलाइन, ये सब जो है सबके लिए अफोर्डेबल बनता है कि रिसर्च आगे बढ़ सके। तो ये अब देखो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन अगर आ गया, अब इसके बारे में स्टूडेंट्स को आप बताओगे ही नहीं कि कैसे उस पर अकाउंट बनाना है, कैसे उसको ओपन करना है, कैसे उसमें से डाउनलोड करना है कोई भी चीज़, तब तक वो जो है जो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए यूजर ओरिएंटेशन जो है ये बहुत नेसेसरी हो जाता है। सर्विसेज शुड बी डिजाइंड विद द यूजर इन माइंड, समझ गए। अब देखो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, स्टाफ शुड बी एम्पावर्ड एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अब ऐसा नहीं है कि किसी जो है मतलब स्टाफ को आप जैसे मान लो कि जो है कुछ मतलब डिसीजन मेकिंग है, जैसे जो है मतलब कैटलॉगिंग पे डिसीजन चल रहा है, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन हो गया इंडेक्सिंग वगैरह पे। तो अगर आपका जो कैटलॉगर है
वो आपको कुछ कह रहा है, प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो उसका भी आपको बात सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बस जैसे बोला जाए कि नहीं ऐसे ही करो तो ऐसे ही करो, है ना। अगर मतलब क्लासिफिकेशन में किसी को जैसे नीचे का एम्प्लॉई है उसको दिक्कत आ रहा है, तो वो वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें सबका सुना जाए, नहीं तो आपका सिस्टम सही नहीं चल पाएगा। आपको कभी भी जो है ओरिजिनल नहीं पता चल पाएगा कि आपका सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। समझ गए। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बहुत नेसेसरी है और एम्प्लॉय को एम्पावर्ड करना पड़ेगा। उसको आपको हो सकता है जैसे ट्रेनिंग दिलवाना पड़े, उसको सर्टिफिकेशन दिलवाना पड़े, ये सब। अब देखो प्रोसेस मैनेजमेंट, फोकस ऑन मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग लाइब्रेरी प्रोसेस। तो जो भी लाइब्रेरी प्रोसेसेज है आपका, वो सबको जो है एक एक करके सबको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। समझ गए। इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्वालिटी एफर्ट शुड बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस। वही है, सारे लाइब्रेरी फंक्शन में आपको क्वालिटी एफर्ट्स लाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो है यार मेरी तो जैसे ट्रांसफ़र होने वाली है 1 साल में, तो उसके बाद मैं तो बस टाइम काट लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, पूरा आपको क्वेश्चनेयर्स लेने हैं, मतलब यूजर्स का इंटरव्यूज़ लेना है, सब चीज़ें कि आप बेटर और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हो और बेटर कैसे बना सकते हो लाइब्रेरी को। समझ गए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू अचीव क्वालिटी गोल्स। डेटा ड्राइवन, जैसे डिसीजन मेकिंग, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द एक्यूरेट डेटा एनालिसिस। कम्युनिकेशन, जो मैंने जो बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसी सबसे रिलेटेड है। ओपन कम्युनिकेशन चैनल टू फैसिलिटेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो समझ गए। तो ये जो था की कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट था। अब इसी कंसेप्ट को जो है आप लाइब्रेरी में कैसे लागू करेंगे, तो उसमें ये सब आ जाता है। तो आप अगर इंटरव्यू में भी कहीं जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या क्या जो है लाइब्रेरी में अपने इम्प्रूवमेंट के लिए करोगे, तो ये सब जो है आप बता सकते हैं क्या करके। समझ गए। अब देखो टेक्निक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या क्या टेक्निक्स यूज किया जाता है। देखो बेंचमार्किंग। देखो तो बेंचमार्किंग में क्या कर सकते हो कि मान लो कि आपका कोई लाइब्रेरी है और आप कोई किसी मतलब छोटे से कॉलेज के लाइब्रेरी बने हो, तो आप ऐसे अगर कभी IISc घूमने जाओ, इंडियन मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या फिर IIT दिल्ली जाओ, या फिर जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, तो ये सब का, या फिर लाइब्रेरी का जैसे FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, वहाँ के लाइब्रेरी में जाओ, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर भी जैसे उसको जब जो है जब बना दिया गया, तो ये सब में आप विजिट करोगे तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि अच्छा वहाँ मैंने देखा था, या फिर कोई जब फॉरेन घूमने जाते हो आप, कि वहाँ पे जो है लाइब्रेरी में ये सब जो है प्रैक्टिसेज वो लोग अपना रहे थे। तो वो प्रैक्टिसेज कोई सिंपल प्रैक्टिस भी हो सकता है कि मान लो जैसे आपका जैसे फर्नीचर है, जो है जो बुक है, उसको मतलब दीमक खा रहा है कहीं से, तो वो मतलब कौन से जो है मतलब केमिकल्स यूज करते हैं, वो मतलब क्या क्या स्प्रे करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। तो ये सारे आपके जो है टेक्निक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेज जो है आप किसी एक खास लाइब्रेरी को जो है अच्छा मान के, जो बेंचमार्क मार के जो है तो मान के उसका आप कॉपी कर सकते हैं कि हाँ वहाँ ऐसे होता है, तो हम भी अपने लाइब्रेरी में ये सब सर्विसेज देना चाहते हैं। देखो कंपेयरिंग लाइब्रेरी प्रोसेसेज एंड परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेज। बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या क्या है वैसा। अब देखो क्वालिटी सर्किल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टाफ हो रेगुलरली मीट टू डिस्कस एंड सोल्व क्वालिटी इशूज। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टाफ वहीं का हो। मान लो कि आप जो है जैसे 10-12 लाइब्रेरियंस हैं और मतलब फ्रेंड्स हैं, तो मतलब सब लोग अलग अलग कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह लाइब्रेरियंस है, तो आप अपना ग्रुप बना के डिस्कस कर सकते हो कि यार मैंने ये चीज़ किया था, तो उससे जो है ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया, तुम लोग भी तो ऐसे कर सकते हो। तो ये जो है मतलब आप आपस में बातचीत करके जो है कर सकते हैं, तो उसको क्वालिटी सर्कल्स कहते हैं। अब देखो काइजेन। काइजेन जो है एक जापानीज टर्म है, जापानीज टर्म आई थिंक। काइजेन होता है कि कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेसेस। समझ गए कि छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट आप रोज करते हो, तो आपको सोचो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है। अब देखो PDCA साइकिल। PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट। कि पहले आप प्लान करो किसी भी काम करने का, अगर कुछ आप करना चाहते हो, फिर उसको करो, फिर चेक करो कि वह सही वैसे हो पाएगा कि नहीं, फिर एक्ट करो। अब 4 स्टेप प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखो प्लान, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड प्लान अ चेंज। कि आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे ये चीज़ लाइब्रेरी में इम्प्रूवमेंट करना है और उसके लिए चेंज आप सोचो कि कैसे ला सकते हैं। डू, इम्प्लीमेंट द चेंज, इम्प्लीमेंट कर दो।
चेंज को। उसके बाद चेक रिव्यू द रिजल्ट्स, आप इंटरव्यू ले सकते हो जो आपके यहाँ लाइब्रेरीज में आते हैं कि आपको ये चेंज अच्छा लगा या फिर पहले सही था, ये सब क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। तो रिव्यू द रिजल्ट, आप रिजल्ट को रिव्यू करो। एक्ट, मेक द चेंज परमानेंट इफ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल है तो उसको परमानेंट बना दो, अदरवाइज आप वापस जा सकते हो जैसा पहले प्रोसेस था। तो ये PDCA साइकिल जो है ये पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। फुल फॉर्म याद कर लेना, प्लान, डू, चेक और एक्ट। अब देखो रूट कॉज एनालिसिस आप कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप मान लो कि एक सिंपल मैं बताता हूँ, छोटा सुनने में लगेगा, लेकिन देखो एक मान लो कि लाइब्रेरी है और उसमें देख रहे हो कि आपकी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है जो है लाइब्रेरी में, जिसके कारण बुक्स जो है सो कभी भी फ्रेश नहीं दिखते हैं और जिसके कारण जो है उस पर फंगस वगैरह लग रहा है और वो ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, आपके फर्नीचर्स भी ख़राब हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो है मतलब जैसे एक दो बार वहाँ पर मानो जैसे एकदम मॉइस्चर हटाने के लिए हीटिंग वगैरह किया जाए, लेकिन ये आपका रूट कॉज कहाँ से मॉइस्चर आ रहा है ये तो आपको नहीं पता चलाना। तो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि कोई आपका जो है पाइप अंदर से गया हो, मतलब दीवार के जो फटा हुआ हो। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम जो है आपके लाइब्रेरी में पूरा स्मेल से लेके बहुत चीज़ मतलब डिफ़िकल्टी ला सकता है। तो आपका लाइब्रेरी में यूज़र को आप फोकस में रख रहे हो तो उसको बैठने के लिए भी तो सही जगह होना चाहिए। उसको आप जैसे बुक्स इशू कर रहे हो तो बुक जैसे पढ़ने लायक तो होना चाहिए, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे पन्ना जैसे चिपटा हुआ हो पूरा एक साथ। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको रूट कॉज तक जाना है कि रूट कॉज किसी चीज़ के पीछे क्या है कि आपका जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। अब देखो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM जो है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है इंश्योरिंग ऑल लाइब्रेरी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ आर वेल मेंटेन, कि जितने भी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ है सारा अच्छे से मेंटेन किया होना चाहिए। सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, हार्डवेयर्स हो गए और जितने भी सब हैं सारे काम करते हुए होने चाहिए। समझ गए। अब देखो सिक्स सिग्मा रूल जो होता है, अ डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स सिग्मा किसको कहते हैं, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो ये डेटा ड्रिवन अप्रोच जो है फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, सिक्स सिग्मा। समझ गए। अब देखो सिक्स सिग्मा को जो है लाइब्रेरीज में कैसे अप्लाई करते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू पहले सिक्स सिग्मा है क्या वो देखो। सिक्स सिग्मा इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स and tools for processes improvement developed by Motorola in 1986 में जो है मोटरोला द्वारा डेवलप किया गया था। सिक्स सिग्मा रूल जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब वही है। इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेज आउटपुट्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स एंड मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी इन प्रोसेस। तो वही है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है प्रॉब्लम को और कैसे रिमूव करना है कि जो है आपका प्रोसेस सही से चलता रहे, और थोड़ा डिफरेंस भी है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखो इसमें सिक्स सिग्मा में जो है आपका इसमें जो आते हैं टर्म्स वो सब मैं डिस्कस करूँगा। तो देखो DMAIC इसमें होता है, D से हो जाता है आपका डिफाइन, M से मेजर, फिर एनालाइज, फिर इम्प्रूव और उसके बाद कंट्रोल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लो 1 2 3 4। तो DMAIC टेक्नोलॉजी जो है देखो इसमें क्या जैसे मेथोडोलॉजी इसके हिसाब से सिक्स सिग्मा चलता है। तो डिफाइन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गोल्स। देखो ये सिक्स सिग्मा के अंदर क्या हो रहा है, जैसे स्वॉट एनालिसिस हुआ, मैंने डिस्कस किया था स्वॉट एनालिसिस, फिर PERT फ्रेमवर्क था, फिर आपका PMEST करके था, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, फिर जैसे सिक्स सिग्मा हो गया, सिक्स सिग्मा। तो ये सब आपको बेसिक इसके बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि है किस बारे में। अगर आपको बेसिक भी पता है ना तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं डिटेल में और ज़्यादा इसलिए बता देता हूँ कि आप डिटेल में जानोगे तो और बेटर तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो जान लो, इतना जल्दी जल्दी भाग के क्या फ़ायदा है ना। तो देखो DMAIC में जो एक तो मेथोडोलॉजी है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। तो डिफाइन में देखो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड गोल्स, कि आपका प्रॉब्लम क्या है उसको सोल्व करके गोल क्या अचीव करना चाहते हैं आप। मेजर देख लो, कलेक्ट डेटा ऑन करेंट प्रोसेसेस।
तो आप करंट प्रोसेस पे आप जैसे डेटा, मतलब ये जैसे डेटा बेस्ड अप्रोच है, समझ गया ना, कि आपको डेटा देखना है और उसके आधार पे एनालाइज करके आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है इसका। एनालाइज, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट, कि उसका प्रॉब्लम का कॉज क्या है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे एक मैं जहाँ पे जब पढ़ाई करता था वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, लगभग 25,000 स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो वहाँ का लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा था, डिजिटल लाइब्रेरी 4-5 फ्लोर का था। तो उसमें आप खुद भी बुक इशू कर सकते हो, लेकिन जो है अब जैसे एक तरह जमा करने का था, तो अब जमा करने के समय जैसे जो है मतलब कितने बार स्टाफ प्रेजेंट नहीं है, कितने बार रात हो रहा है कुछ, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपनाया गया कि एक कन्वेयर बेल्ट टाइप था, उस पर आप बुक डाल दे सकते हो और वो ऑटोमेटिकली जो है स्कैन होके जमा हो जाता था। जो मतलब RFID ये सब जो होता है टेक्नोलॉजी, वो सब के कारण। तो आप समझ सकते हो कि एक वो कन्वेयर बेल्ट वाली टेक्नोलॉजी लगाने से जो है कितने 25,000 स्टूडेंट्स और कितने सारे प्रोफेसर्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेसर्स, वो सबका कितना सिंपल हो गया लाइफ, है ना। तो वही कह रहा हूँ मैं कि आप जो है जो आपका जैसे प्रॉब्लम वहाँ जैसे था, तो वो प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको डेटा मेजर करना है कि जो है रोज़ कितने सारे जो है एक तरह से बुक्स जैसे रिटर्न हो रहे हैं। फिर आपको रूट कॉज एनालाइज करना है कि ये जो है जो प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इम्प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि वो एक वैसा मतलब कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम जैसे लगाया गया जिस पे आप केवल बुक रख दो और वो अपने आप जमा हो जाए। कंट्रोल, मेंटेन इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम, और वो टेक्नोलॉजी को जो है आपको और बेटर बनाना है। अगर आपको मान लो कि एक मतलब कंटिजेंसी के लिए कि अगर एक कन्वेयर बेल्ट नहीं चलता है तो उसके लिए आप दूसरा भी एक साथ में लगा दे सकते हो एनालाइज करके। तो यही हुआ ना कि आप बेटर कर रहे हो मतलब टाइम के साथ। तो ये 6 सिग्मा में आता है। अब देखो क्रिटिकल टू क्वालिटी, CTQ, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर, समझ गया। डिफेक्ट, एनी प्रोसेस आउटपुट दैट डज नॉट मिस कम, तो ये सब बस है। आप देखो जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी समझ गया हो गया। द एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस डिफेक्ट फ्री आउटपुट, वेरिएशन, डिफरेंसेज इन प्रोसेस परफॉर्मेंस। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा इन लाइब्रेरी, तो 6 सिग्मा जो है आप लाइब्रेरी में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? तो वही है, आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो, डेटा कलेक्ट करो जो मैंने बताया, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, मेकिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन एनालिसिस, आपको चेंजेस को भी एनालाइज करना है कि वो चेंजेस के कारण ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है मतलब कन्वेयर बेल्ट लगा दिया और उसके बाद जो है जो उसका जैसे मिसयूज हो रहा हो कुछ की जो है जैसे बच्चे फाइन ही ना पे करें, तो उसके हिसाब से जो है आप उसमें और इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इंश्योरिंग चेंजेस लीड टू लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट, कि आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि आप जो चेंजेस लाना चाह रहे थे वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ 6 सिग्मा इन लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 सिग्मा, इसलिए भी मैं ज़्यादा इसमें पैसे दे रहे होते हैं। इनहेंस यूजर सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सर्विसेज दैट मीन्स यूजर, इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ेगा, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट रिडक्शन क्यों होगा? क्योंकि आपका जो है ऑपरेशन एफिशिएंट होगा आपका और डिफेक्ट्स नहीं होगा। तो ये तो मैं लाइब्रेरी का बता रहा हूँ, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में देखो तो ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप अगर कोई मान लो कि AC खरीदें और एक भी मतलब आपके यहाँ जो AC आया वो डिफेक्टिव हो गया, तो आप कितने 100 लोगों को बताओगे कि यार ये वाले ब्रांड का AC मत लेना, ये ब्रांड का मत AC लेना। फिर वो मतलब 100 को आदमी को बताएंगे, तो एक डिफेक्टिव पीस जो है सोचो आपका ब्रांड वैल्यू जो है कितना गिरा सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं। तो इसमें कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, मिनिमाइजिंग एरर्स एंड डिफेक्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, समझ गया। अब देखो इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, तो आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसका इवेलुएट कैसे करोगे कि वो सर्विसेज जो है वो यूजर्स को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है इवेलुएशन का? तो सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंस ये है कि आप टाइम के साथ जो है बेटर बनते जाते हैं और अच्छा बनते जाते हैं, सही डायरेक्शन में जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इवेलुएशन, इवेलुएशन इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द effectiveness of library services and making informed decisions for improvement. It helps in assessing whether the library meets user needs, क्योंकि लाइब्रेरी जो है ना उसमें जो फोकस पॉइंट हमेशा रहना चाहिए वो यूज़र ही रहना चाहिए, कि यूज़र जो है आपका हमेशा जो है सेटिस्फाइड रहना चाहिए,
कि जो बुक वो खोजना चाहता है, जो फ्यूचर में वो मांग करे, वो उसके वो मिलना चाहिए, तभी वो रिटर्न होके आएगा। मैनेजेस रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव। समझ गए। अब देखो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या हो जाता है। तो यूजर सर्वे कि आप जो है फीडबैक ले सकते हैं, जितने भी यूजर्स हैं इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स मतलब क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, फिर आप रेटिंग देने को कह सकते हैं, बहुत तरीका हो सकता है ना। तो कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम लाइब्रेरी यूजर्स ऑन देयर सेटिस्फैक्शन एंड नीड्स। समझ गए। फोकस ग्रुप्स आप रख सकते हैं कि जो है स्मॉल ग्रुप बना लो आप। स्मॉल ग्रुप मान लो कि आप जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल में जो है आप सारे जितने भी जैसे मतलब सेक्शंस है और जो क्लासेज हैं वो सबका जो है एक तरह से मोनीटर्स को लेके एक ग्रुप बना लो, और मोनीटर्स को ही बोलो कि आपको जो भी जो है मतलब क्लास में जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए, वो जो है आप हम तक पहुंचाओ। तो एक आप देख लो कि 10-15 लोगों का जैसे ग्रुप बन जाएगा आपको, और वो लोग अपने डिमांड्स बताएंगे कि जैसे जैसे हमें जो है ये वाले बुक की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, या फिर ये पब्लिकेशन की और अच्छी बुक है वो मंगा दो आप, है ना। तो ये सब तो आप फोकस बुक जैसे ग्रुप्स का भी कंसेप्ट रख सकते हो। एंगेजिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ यूजर्स इन डिस्कशंस अबाउट लाइब्रेरी सर्विसेज। समझ गए। अब जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या हुआ आपका, ये पूरा डेटा बेस्ड होगा। तो ये कैसे देखोगे कि आप परफॉर्मेंस देखोगे कि प्रीवियस ईयर से आप प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस क्वार्टर हो गया, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस, हर तरह के से आप देख सकते हो। मंथली परफॉर्मेंस देख सकते हो कि आप मंथली जो है जैसे पिछले मंथ में जो है जैसे 500 बुक्स इशू हुए थे, इस मंथ में जो है 515 बुक इशू हुए, अगले मंथ में जो है 520 बुक्स इशू हुए। आपका टारगेट रह सकता है कि एक साल बाद तक जो है हमें 800 बुक्स जो है पर मंथ इशू करना है। पहले इशू होगा तभी तो कोई बच्चा जैसे पढ़ाई करेगा ना करेगा, तो पहले उन तक पहुँचे तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो ये सब जो है आप डेटा ड्रिवन आप रख सकते हो। एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा सच एज सर्कुलेशन स्टैटिस्टिक्स। सर्कुलेशन किसको कहते हैं, कितना इशू हो रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है, कितना जो है जैसे पहले से रिजर्वेशन कर रहे हैं बुक का कि रिटर्न होने से पहले ही, ये सब सर्कुलेशन में आ जाता है। विजिट काउंट की कितने लोग आ रहे हैं, एंड रिसोर्स यूजेज की आपका जो है रिसोर्सेज कितना यूज हो रहा है। रिसोर्सेज इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका बुक्स ही होगा, रिसोर्सेज सीडी डीवीडी ई बुक्स वगैरह सब हो सकता है इसमें। बेंचमार्किंग जो मैंने पहले बताया था कि कोई एक अच्छा मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, और उसके जो है एक बेंचमार्किंग करके आप जो उसको मान सकते हैं कि वहाँ तक हमें पहुँचना है, उस लेवल तक का जितना फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं उस फैसिलिटी तक हम कितने साल में अपने लाइब्रेरी को पहुँचा सकते हैं, तो वो बेंचमार्किंग हो जाएगा। कंपेयरिंग लाइब्रेरी परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पीयर्स एंड पीयर इंस्टीट्यूशन। समझ गए। यूज़र फीडबैक सिस्टम जो मैंने बताया कि आप जो है यूज़र का इनपुट ले सकते हो। आप अगर यूज़र का इनपुट के लिए एक ऐसा भी जैसे बना दे सकते हो कि जितने भी मतलब गूगल फॉर्म बना दो कि आप अगर बुक मतलब ले रहे हो तो आपको जो है रेटिंग देना है कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से आप ले सकते हो। देखो ये सारे काम जो मैं बता रहा हूँ आप खुद के लाइब्रेरी में कर सकते हो ईजिली, जो गूगल फॉर्म भी फ्री होता है ना। समझ गए। तो यूजर फीडबैक सिस्टम्स इम्प्लीमेंटिंग सजेशन बॉक्सेज, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म्स एंड अदर मैकेनिज्म फॉर यूजर इनपुट। समझ गए। सेल्फ असेसमेंट, खुद से आप मतलब एसेस कर सकते हो लाइब्रेरी में। देखो कौन कितना पानी में है ये सबको पता रहता है ना, तो सेल्फ असेसमेंट इज अ बिग थिंग। लाइब्रेरी स्टाफ असेसिंग देयर ओन सर्विसेज एंड प्रोसेसेज, खुद मतलब जो है खुद तो रियलाइज होता ही है कि यार ये चीज़ को हम और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। पीयर रिव्यू हो गया, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स इवेलुएटिंग लाइब्रेरी सर्विसेज, कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट आते हैं आपके यहाँ घूमने के लिए तो या फिर एक्सपर्ट ऐसे करने के लिए, तो उनसे जो है आप रिव्यू करा भी सकते हो कि और जो है हमें बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब देखो की इवेलुएशन मैट्रिक्स, तो क्या क्या मैट्रिक्स पे आप लाइब्रेरी को इवेलुएट कर सकते हो। जैसे सर्विस क्वालिटी की आपका सर्विस कैसा दे रहे हैं, तो मेजरिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। यूजर सेटिस्फैक्शन, यूजर्स कितने जो है सेटिस्फाइड हैं। देखो ये सब आपको लग रहा होगा कि टॉपिक्स जो है सो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन बहुत बार इसमें पूछा जाता है कि ऐसे आपको मतलब 5-6 जैसे दे दिया जाएगा टर्म्स, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से जो है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से या फिर जो है आप मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन जो है मतलब किस किस मैट्रिक्स पे आप लाइब्रेरी को इवैल्यूएट कर सकते हो, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, तो लेकिन आप अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आप सही से कर पाओगे। एंड एज ए लाइब्रेरियन आपको सारा चीज़ आना चाहिए जितने भी लाइब्रेरी साइंस में पढ़ना है।
ठीक है जी। तो यूजर सेटिस्फैक्शन समझ गए, एक्सेसिंग हाउ वेल द लाइब्रेरी मीट्स यूजर एक्सपेक्टेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कि आपका रिसोर्सेज जो है बुक्स है और जितने भी सर्विसेज हैं, ई बुक्स हो गए हैं, जर्नल्स हो गए हैं, ये सब कितना यूज हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप 2-2.5 करोड़ का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जर्नल का और उसके बाद जो है जैसे पढ़ने वाले एक बंदे हो तो वो आपका समझ रहे हो कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। तो उससे बेटर ये होगा ना कि वो जो है मतलब कॉलेज जो है किसी और भी जो है मतलब सिस्टर कॉलेजेज या फिर दूसरे कॉलेज हैं उनके साथ जो है ग्रुप बना लें और ग्रुप में सारे लोग बाई करें। समझ गए। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखो, इवेलुएटिंग हाउ इफेक्टिवली लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर यूज्ड। समझ गए। मतलब एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी की कोई बुक जो है वो कितना आपका मतलब एसेसेबल रह रहा है उसको इशू कराना, और अवेलेबिलिटी कितना है। ऐसा नहीं हो कि मतलब 25 लोग मतलब जो है 2 ही बुक पे नज़र टिकाए हों कि यार वो वापस करेगा तो मैं लूँगा। अगर कोई बुक की ज़्यादा डिमांड है तो उसको आपको ज़्यादा कॉपीज रखना पड़ेगा उसका, जो बुक की डिमांड नहीं है वो बुक कम रखना पड़ेगा। अगर मान लो कि जैसे कॉमर्स में जो है मतलब 20 स्टूडेंट है और उसके साइंस में 100 स्टूडेंट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ यार मतलब कॉमर्स का भी जितना है उसका भी एक एक बुक रखते हैं, साइंस वाले का भी एक एक बुक रखते हैं। वो प्रोपोर्शनली जो है और जितना यूज हो रहा है उस हिसाब से आपका ये होना चाहिए, खरीदारी से लेके सारा मैनेजमेंट। असेसिंग द ईज विथ विच यूजर्स कैन एक्सेस लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। समझ गए। इम्पैक्ट एंड आउटकम, मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज ऑन यूजर्स एंड द कम्युनिटी। अब देखो, अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी खुला हुआ है उसके बाद भी कोई स्टूडेंट आ ही नहीं रहा है या फिर कोई मतलब टीचर भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी विफलता है उसमें आप मतलब दोष नहीं दे सकते हो कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है और मतलब टीचर्स नहीं आ रहे हैं, कोई बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाई में। आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि लोग लाइब्रेरी में आए। सुंदर नहीं दिख रहा है, आप लाइब्रेरी सुंदर बनाओ, लेकिन आपका आउटकम तो यही होना चाहिए ना कि लाइब्रेरी है तो वहाँ लोग आए, है ना। अब देखो, स्टेप्स इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो आप इवैल्यूएट करोगे तो उसमें क्या क्या स्टेप लोगे। तो देखो ये सब जो है ना, सो बहुत बार जो है इसको मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं कह सकते हो कि करेक्ट ऑर्डर में जो है करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है ये सब। तो ये सब टाइप रहे ना स्टेप्स वाला क्वेश्चन, तो ये सब आप ध्यान देना। देखो, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स टू क्लियरली स्टेट व्हाट द इवैल्यूएशन एम्स टू अचीव। अब देखो कि आप जो है क्या अचीव करना चाहते हैं। डेवलप इवैल्यूएशन प्लान, तो आपको मेथड्स, मैट्रिक्स एंड टाइमलाइन फॉर इवैल्यूएशन। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो लाइब्रेरी में उसका टाइमलाइन होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी का रिफर्बिशिंग हो रहा है तो उसका टाइमलाइन होना चाहिए कि हाँ 1 महीने में दोबारा खुल जाएगा तो खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिले करके जो है 2 साल तक आपका लाइब्रेरी बंद है और आप केवल चाय पकौड़े खा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो डेवलप इवैल्यूएशन प्लान, तो आप प्लान भी अगर इवैल्यूएट करने के लिए कर रहे हैं तो उसका भी जो है इवैल्यूएशन 1 वीक रख सकते हैं, 2 वीक रख सकते हैं, 1 मंथ रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे फॉर्म बांट दिए सबको और वो उसका कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो आपको एक टाइमलाइन के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। कि जो है मतलब 2 दिन में हम सबका इंटरव्यू लेंगे, तीसरे दिन जो है सबको जो है मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, चौथे दिन जो है जैसे फीडबैक लेंगे और जैसे 5वें दिन जो है हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस हिसाब से कलेक्ट डेटा, तो गैदर इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्वेज, मैट्रिक्स एंड अदर टूल्स। एनालाइज डेटा को आप एनालाइज करोगे। इंटरप्रेट द डेटा टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की, और जो है कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। रिपोर्ट फाइंडिंग्स, शेयर द इवैल्यूएशन रिजल्ट्स विद स्टेक होल्डर्स की, आपको जो है स्टेक होल्डर्स जो है उससे जो है आपका इवैल्यूएशन का रिजल्ट भी शेयर करना है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होगा, तो मान लो कि हेड लाइब्रेरियन हुआ, हेड लाइब्रेरियन, या फिर आपको जैसे फंडिंग जो है जो भी दे रहा है, मान लो कि डायरेक्टर हुआ, रजिस्ट्रार हुआ, या फिर वीसी हुआ, वाइस चांसलर, जो भी है, जो आपके यहाँ हेड अथॉरिटी है जिसको आपको बताने से काम हो सके, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको जो है उनके साथ जो है आपको रिजल्ट डिस्कस करने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट्स, मेक चेंजेस बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स कि आपका जो इवैल्यूएशन है फाइंडिंग्स हुआ उसके आधार पे जो है आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे। जो चेंज करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिला है उस चेंज को आप कीजिए, जो चेंज का आप देख रहे होगे कि गलत रिजल्ट मिला है उसका मत कीजिए। देखो, मॉनिटर प्रोग्रेस, कंटिन्यूअसली एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड मेक फर्दर एडजस्टमेंट एज नीडेड। समझ गया। अब देखो, चैलेंजेज इन इवैल्यूएशन, तो आप इवैल्यूएट करोगे तो उसमें क्या क्या चैलेंज आता है। तो डेटा कलेक्शन सबसे बड़ा यही होता है, डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, कि आप जो है सही से डेटा कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। आप कितने बार जो है मतलब लोग झूठ भी बोल देते हैं कि खुद से जो है फॉर्म जो है आपको अगर मतलब 100
जैसे पैटर्न्स का आप डेटा जैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स कह लो सिंपल लैंग्वेज में, 100 स्टूडेंट्स का जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो है आप जैसे सबको दिए हैं उसके सब जो है रैंडमली कुछ यस नो में टिक मार के आपको जल्दी दे दिया। तो आपको जो है इतना उन्हें रियलाइज कराना है कि ये सारा उन्हीं के फ़ायदे के लिए है और डेटा कलेक्शन से उन्हें ही फ़ायदा होगा। तो ये सब जो है तब आपको बेटर डेटा मिलेंगे। डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका फैक्चुअल होना चाहिए डेटा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग अगर डेटा है आपका अगर, तो आपका पूरा प्लानिंग ही गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है और ये बेस्ट होना चाहिए। यूज़र इंगेजमेंट की आपको यूज़र्स को भी इंगेज करना है, ऐसा नहीं हो कि खुद के तरफ से आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और किसी यूज़र को पसंद ही नहीं आ रहा है। यूज़र कह रहा है कि आप जो है एक तरह से नेचर जर्नल सब्सक्राइब करो और आप जो है एक तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं कोई इंडियन जर्नल, है ना। तो इंश्योरिंग सफिशिएंट यूजर पार्टिसिपेशन इन सर्वेज एंड फोकस ग्रुप, तो आपको सफिशिएंट पार्टिसिपेशन रखना पड़ेगा, 1-2 के सुनने से नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 10-15 मेंबर हैं तो सब अलग अलग व्यू जाएगा, समझ गए। अब जैसे मान लो कि आपको बजट आया 5 लाख का, अब 5 लाख के बजट में आप मतलब रेनोवेशन से लेके सब कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको जैसे प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा ना कि आप प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ को मान रहे हो। तो वो आपको यूजर फीडबैक से और जो है आपका जो है जो एक फोकस ग्रुप का जो मैंने कंसेप्ट बताया था, तो उससे आप जैसे प्रायोरिटी जान सकते हो। रिसोर्स कंस्ट्रेंट देख लो, लिमिटेड टाइम एंड बजट फॉर थॉरो इवैल्यूएशन, आपके पास पैसे हो सकते हैं जैसे कम हो सकते हैं कि आप इवैल्यूएट ना कर पाओ, समझ गए। टाइम आपके पास हो सकता है कि नहीं हो। रेजिस्टेंस टू चेंज, अब देखो बहुत बार जैसे मान लो कि आपका जो है जो लाइब्रेरी जो है उसमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका यूज होता है। अब एक आप कह रहे हैं कि नहीं अब से कोलोन क्लासिफिकेशन हम यूज करेंगे, तो आपके जो है सारे एम्प्लॉयज़ जैसे घबरा जाएंगे कि यार हम लोग में से किसी को भी मतलब कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है इतना सही से ना क्लासीफाई करने आता है, ना ही उसका मतलब अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ना ही कोई आपका मतलब स्टाफ जो है सो उस लायक है ना। तो वो रेजिस्टेंस हो सकता है स्टाफ का वहाँ पे कि स्टाफ ही आपका साथ ना दे। देखो स्टाफ रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स, अब देखो इवैल्यूएशन फाइंडिंग में ये भी निकल सकता है कि कोई जो है स्टाफ जो है मतलब जैसे अच्छे से नहीं काम कर रहा है ना, तो उसमें आप किसी एक स्टाफ को क्रिटिसाइज कर दो तो सारा स्टाफ बोलने लगे मतलब कुछ, तो ये सब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखो बेस्ट प्रैक्टिसेज इन इवैल्यूएशन, तो आप इवैल्यूएशन का बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या हो जाता है, तो रेगुलर इवैल्यूएशन, आपको रेगुलरली मतलब इवैल्यूएट करना है। ये आप क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, है ना, या फिर ईयरली कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए हर साल और उसका रिपोर्ट जो है आपको एक बनाना है। तभी आपको जो है एक तरह से पहले मतलब नया कोई लाइब्रेरियन आता है तो वो पास रिपोर्ट से भी जो है कुछ कंक्लूजन निकाल सकता है। देखो कंडक्ट इवैल्यूएशन रेगुलरली टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस एंड चेंजेस, समझ गए। यूजर सेंटर्ड अप्रोच, आपका अप्रोच जो है सो यूजर सेंटर्ड होना चाहिए। ये तो मैंने पहले ही बताया, फोकस ऑन द नीड्स एंड फीडबैक ऑफ यूजर, समझ गए। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कि आपका प्रोसेस जो है इवैल्यूएशन जो है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो है किसी को ऐसा नहीं लगे कि आप जो है किसी खास ग्रुप को फेवर कर रहे हो। इंश्योर द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स, और ये इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, समझ गया। एक्शनेबल रिजल्ट, आपको ऐसा रिपोर्ट तैयार करना है, रिजल्ट तैयार करना है जिस पे कोई एक्शन लिया जा सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सिंपली लिख के मतलब पैराग्राफ में आप जैसे बोल दो कि जो है लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड सो वी नीड टू इम्प्रूव, तो क्या इम्प्रूव, ये तो कुछ नहीं हुआ ना, पता चला। तो समझ रहे होंगे आप मैं कि आपको रिजल्ट जो है सो ऐसा पॉइंट वाइज और अच्छे से बताया जाए कि जिस पे एक्शन लिया जा सके। मेक्स योर द इवैल्यूएशन रिजल्ट लीड टू कंक्रीट इम्प्रूवमेंट, जैसे मैं बता रहा था कि अगर मान लो कि आपके यहाँ जो आप देख रहे हो कि आपके यहाँ सारा का सारा टूल रखा हुआ है बैठने के लिए स्टूडेंट को, तो टूल पे कोई मतलब 5 घंटे बैठ के तो पढ़ाई नहीं कर सकता है कॉलेज में, तो आपको चेयर्स लाने पड़ेंगे जिसपे जो बैक सपोर्ट भी हो। तो इस पे एक्शनेबल जैसे आप ये कह सकते हो ना कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी चेयर्स स्टूडेंट्स स्पेंड लेस टाइम इन योर लाइब्रेरी, तो इसीलिए बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ चेयर्स एंड क्वालिटी चेयर्स की ज़रूरत है। तो ये आपका एक्शनेबल रिजल्ट होगा यहाँ पे। अब देखो स्टेक होल्डर इम्प्रूवमेंट, तो जितने भी स्टेक होल्डर है जो भी फंड
फंडिंग दे रहा है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, स्टूडेंट हो गए, सबको आपको साथ लेके चलना है। समझ गए? देखो, इंगेज ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग यूजर्स एंड स्टाफ इन द इवेलुएशन प्रोसेस। तो सबको जो है आपको इवेलुएट करना है इस हिसाब से। तो समझ गए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा जो है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जैसे लेक्चर ख़त्म होता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी के वीडियोज़ लाने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।